बड़ा मजेदार सेशन होने वाला आज, उसको ध्यान से सुनना जी आज के लेक्चर से। अब देखो, क्यों वो देना है कपड़ा। कल हम लोग का नेटवर्क के प्रॉब्लम रहा, ठीक है। आज मेरे को लग रहा है कि आज बेटर है नेटवर्क, ठीक है। अब देखो और दिख रहा है, ओके। आज जो हम लोग कल टॉपिक मैंने लिखा था, आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बात कर रहे थे हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को लेके। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ये मैंने लिखा था जी, बात समझ आई बच्चे? अब एक बात और करना चाहूंगा, इससे पहले हमने पढ़ा है जो भी टॉपिक हमने पढ़े हैं ना, तो फिर कह रहा हूं वो टॉपिक आपके एग्जाम के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है जी। डेफिनेशन खास करके मैंने बताई हैं आपको, डेफिनेशन के ऊपर जरूर वर्कआउट करना, ठीक है, उनको बोलना नहीं। और वही डेफिनेशन मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो आपको एक चीज तो क्लियर होगी, है ना, कि जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं जी लैंड इकोसिस्टम को लेकर बात कर रहे हैं। किसको बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं लैंड इकोसिस्टम को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। बात समझ आई? अगर हम लैंड इकोसिस्टम की बात करें या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, इसको ना हम इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट स्टडी करते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन के तौर पे हम लोग क्या करते हैं जी, स्टडी करते हैं। बात समझ आ गया? अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोई भी फॉरेस्ट है, जैसे आप लोगों को मैंने 3 बेसिक क्राइटेरिया बना रखे हैं जी। जैसे हमारे पास क्या आ गया, डेजर्ट आ गया, राइट। जैसे हमारे पास क्या आ गया, ग्रासलैंड्स आ गए, और इस तरफ क्या आ गया हमारे पास, इस तरफ आ गया हमारे पास फॉरेस्ट। तो तीनों में क्या फर्क है जी? तीनों में फर्क क्या है कि जहां पे ट्री डेनेसिटी मैक्सिमम है, यहां पे ट्री डेनेसिटी हमें क्या देखने को मिलती है, मैक्सिमम देखने को मिलती है। यहां पे क्या होती है, स्कैंटी, थोड़ी थोड़ी। ट्री डेनेसिटी क्या है, यहां पे कम हो जाती है, और यहां पे ट्री डेनेसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। यहां पे ट्री हमें देखने को ही नहीं मिलते। मेरी बात समझ आई? तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, तो इस यहां पे जो वेजिटेशन होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो अलग अलग प्रकार के हमारे पास जो फॉरेस्ट हैं, जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम में डेजर्ट फॉरेस्ट मिलते हैं, जहां पे ग्रासलैंड फॉरेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे तो हाई फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की जहां पे आगे 2 कैटेगरी में बात करूंगा उसको लेके। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये जो डिवीजन हो रखा है, यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है जी? फर्क क्यों होगा बताओ मेरे को शाबाश। यहां पे अगर मैं बात करूं डेजर्ट और फॉरेस्ट में, यहां पे बेसिक फैक्टर क्या है जी? बस ये बच्चे बात याद रखना, ये बच्चे बात याद रखना, कोई भी वेजिटेशन हो, कोई भी वेजिटेशन हो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है जो उसकी टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर कैसा है। और दूसरा, प्लांट को एक तो सनलाइट चाहिए। टेम्परेचर से मतलब क्या है जी, सनलाइट होगी, एक बात ये आ गई। दूसरा क्या हो गया, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए शाबाश बताओ? दूसरा चाहिए पानी, मॉइस्चर। और मॉइस्चर कहां से मिलेगा, रेनफॉल होगा। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जी। जितने भी इकोसिस्टम हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, 4 उसमें से मुख्य है, मेन है 4। जितने भी जो फैक्टर हैं, ये सारे के सारे फैक्टर का जो कारण है वो 2 ही फैक्टर हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। अगर कोई आपसे पूछे कि डेजर्ट इकोसिस्टम है, डेजर्ट इकोसिस्टम और फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क लाने वाले फैक्टर है जी टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर एंड रेनफॉल। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही आपको? तो टेम्परेचर फॉर एनी टाइप ऑफ इकोसिस्टम, द लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं हमारे पास, टेम्परेचर एंड रेनफॉल। याद रखना बच्चे। और टेम्परेचर और रेनफॉल मिलके ही वहां का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, ठीक है। और जैसा वहां पे रेनफॉल होगा, उसी के बेसिस पे क्या होती है, सॉइल होती है। उसी के बेसिस पे क्या होती है, हमारी मिट्टी होती है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? सॉइल किस पे डिपेंड करती है? सॉइल डिपेंड करती है, जैसे बात करते हैं, जैसे कोस्टल एरिया में कैसी सॉइल पाई जाती है, लेटराइट सॉइल पाई जाती है।
चलो इसको लेके जब हम ज्योग्राफी अगर सॉइल्स ऑफ इंडिया के लेके बात होगी, मैं आपको वहां पे जब अगर हमें मेरे से पढ़ने का आपको मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि रेनफॉल और सॉइल कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। लेकिन आप लोग ऐसा फिलहाल आप लोग इतना याद रखो कि सॉइल क्वालिटी डिपेंड करती है कि टाइप ऑफ रेनफॉल। समझ आ गई? तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल, दीज आर द टू लिमिटिंग फैक्टर्स, दीज आर द टू लिमिटिंग फैक्टर फॉर वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट आर फाउंड ऑन द लैंड, दैट आर फाउंड ऑन द लैंड। आप बोलोगे सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया, आप थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करके बताओ, बेसिकली बताओ कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर रेनफॉल आपने बोल तो दिया, थोड़ा और बताओ, मैं थोड़ा और समझना चाहता हूं। इसको लेके मैं एक डायग्राम ड्रा करूंगा, आपको 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा क्या मतलब डायग्राम है। मैं अर्थ का शेप ड्रा कर रहा हूं, दिस इज द शेप ऑफ अर्थ। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, राइट? जे मैंने ड्रा कर दिया जी इक्वेटर, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 0 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? दिस इज नोन एज इक्वेटर। आप बोला सर मान लिया जी, ये तो सर 10th क्लास 9-10th का क्वेश्चन है, हमें पता है जी। अब मैं आपको क्या बोलता हूं बच्चे, आप लोग मुझे बताओ इसको क्या बोलते हैं जी? बोला सर, आप बोलोगे सर हमें जे भी पता है, हमें जे भी पता है, ठीक है। इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ, राइट? ओके, अगर मैं एक और ये लैटिट्यूड मानूं तो 66.5 डिग्री नॉर्थ। आप बोलोगे सर हमें पता है, इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। मैं बोलता हूं ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। ध्यान देना बच्चे, जो मैं बातें कह रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, एक सीखने वाली बात है। सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सीखने का अप्रोच से पढ़ो। 66.5 डिग्री साउथ। आप बोलोगे सर हमें ये भी पता है, दिस इज नोन एज अंटार्कटिक सर्कल, दिस इज आर्कटिक सर्कल, दिस इज आर्कटिक सर्कल, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अंटार्कटिक सर्कल। आप बोलोगे सर हमें पता है जी, पता है जी हमें, है ना, सारे के सारे ज्ञानी लोग हैं जी, पता आप लोगों को। ओके, अब देखो जी, इसको भी पता आपको, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं जी, और आपको ये भी पता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसमें कोई भी डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ये तो चीजें पता है जी आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिल्कुल ठीक है जी। और आपको ये भी पता है बच्चे, ये जो इलाका है इसको बोला जाता है टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं जी। ये बातें लिखा रहा हूं बच्चे, ये सीख लो, ये बातें सिखाने वाली बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी आपके इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहां पाया जाता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ। कोई आपसे पूछेगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहां पाया जाता है, तो ये इसकी रेंज है जी, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक। कॉपी पे लिख लो फटाफट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहां पे अगर कोई फॉरेस्ट होगा, अगर यहां पे रेन फॉरेस्ट होगा तो बोलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर डेसिडियस फॉरेस्ट होगा उसको बोलेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। यहां पे अगर ग्रासलैंड होगा तो बोलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहां पे अगर कोई डेजर्ट होगा वेस्टर्न साइड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वार्म डेजर्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? वार्म डेजर्ट बोलते हैं। ये चीजें क्लियर है? शाबाश महक शर्मा, बताते चलो मेरे को, शाबाश, रिस्पॉन्ड करते चलो मेरे को। आप बोलोगे मुझे एग्री, जहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, बहुत ही बढ़िया। बंदरान दोत्रा, शीतल शर्मा, कृतिका शर्मा, किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके ओके, बहुत ही बढ़िया जी। अब सुनना आप लोग, बड़ी मजेदार बात आपको मैं बता रहा हूं। अब ये देखो, पहले बता रहा हूं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस वाले इलाके को बोलते हैं टेम्परेट जोन। इसको यहां पे बोलते हैं इसको टेम्परेट जोन, ज्योग्राफी के टर्म में इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेट जोन, ठंडा इलाका बोलते हैं जी, नाम दे दिया जी टेम्परेट जोन। 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, नॉर्थ में, और ये आ गया हमारा साउथ का ये वाला इलाका, राइट? ये आ गया हमारा टेम्परेट जोन, एंड दिस इज आल्सो टेम्परेट जोन, एग्री? और इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, दिस इज नोन एज फ्रिजिड जोन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज फ्रिजिड जोन। ये चीजें क्लियर हैं? इसके बाद मैं आगे चलता हूं। दिस इज नोन एज फ्रिजिड जोन, कॉपी पे लिख लो जी, ट्रॉपिकल। अब देखो, टेम्परेट जोन में अगर कोई आपको फॉरेस्ट मिलता है, यहां पे तो रेन फॉरेस्ट नहीं मिलता, जहां पे रेनफॉल कम हो जाती है, कैसे वो आपको बता दूंगा।
फॉरेस्ट को बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगर कोई मिलेगा तो बोलेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। यहां पे अगर हमें ग्रासलैंड मिलेगा ना तो बोलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। और यहां पे अगर हमें कोई डेजर्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड डेजर्ट। और आपको पता है वेस्टर्न साइड में मिलेगा आपको, एग्री। और इसके ऊपर क्या आ गया हमारे पास, 66 से ऊपर चले जाओ तो जे आ गया हमारे पास 90 डिग्री नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, दिस इज 90 डिग्री साउथ, दिस इज साउथ पोल। जहां तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जी। आप बोलोगे सर हमें पता चल गया जी, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे आपसे एक बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट का आंसर मुझे आपसे चाहिए। जहां पे सनराइज डायरेक्टली फॉल करेंगे, ध्यान देना बच्चे, बारिश कहां पे होती है ज्यादा, जहां पे इवेपोरेशन होगी। और जहां पे इवेपोरेशन होगी वहां पे क्लाउड्स बने, इवेपोरेशन होगा तो क्लाउड्स बनेंगे, वहां पे रेनफॉल भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका है ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला इलाका, 23 ऊपर 23 नीचे, ये वो इलाका है जहां पे सनरेज जो है वो डायरेक्टली फॉल करती है। अगर जहां पे सनरेज डायरेक्टली फॉल करेंगी तो जहां पे इवेपोरेशन क्या होगा, जहां पे ज्यादा होगा। यहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो जहां रेनफॉल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, एग्री। हाँ, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमें कहां को देखने को मिलता है, इक्वेटर के ऊपर, जहां टेम्परेचर भी ज्यादा है और यहां पे रेनफॉल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वाले इलाके की बात कर रहा हूं मैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात कर रहा हूं। बात समझ आई। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने मान लिया, पर आप एक बात बार बार कह रहे हो, उनको 3-4 दिन हो गए आपको इस बात को रिपीट करते हुए, कि हमेशा वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट में हमें डेजर्ट मिलता है। क्या मिलता है, डेजर्ट मिलता है। अगर ये इलाका भी इसी में फॉल करता है, ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करता है ना, तो वहां पे रेनफॉल क्यों नहीं होता, वहां पे रेनफॉल क्यों नहीं होता। अगर रेनफॉल नहीं होता उसका क्या कारण है बच्चे, है ना मजेदार क्वेश्चन। इसका आंसर भी ठीक सर आपको लिखवाऊंगा, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो प्लीज, आप ना माइक ऑफ कर दो। हाँ राइट। अब देखो बच्चे, अब जैसे मैं यहां से इक्वेटर से ऊपर जाऊंगा जी पोल की तरफ, इक्वेटर से ऊपर जाऊंगा पोल की तरफ, टेम्परेचर क्या करता है हमारा, डिक्रीज करता है। टेम्परेचर क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा बच्चा, रेनफॉल बढ़ जाएगा। रेनफॉल कम होगा तो आप लोगों को एक चीज समझ आई, तो यहां पे वेजिटेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा। बात समझ आई। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात मुझे बताओ, जब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ना, यहां पे जो मैं रेन फॉरेस्ट की बात करूंगा, यहां पे अच्छी खासी बारिश होगी, टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, पानी भी अच्छा खासा मिलता है, समझ आ गया। तो पानी भी अच्छा खासा, जहां पे जो प्लांट्स की जो ग्रोथ देखने को मिलेगी ना, यहां पे सबसे ज्यादा हाइट होती है, हाइट ऑफ द प्लांट इज वेरी हाई, जहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, किसी भी प्रकार का प्लांट्स या एनिमल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब देखो जैसे जैसे आपको मैं बता दूं, नॉर्थ पोल में ना, नॉर्थ पोल को छोड़ दो, पहले हम साउथ पोल को बता। आपने पेंगुइन्स का नाम सुना होगा, सुना हुआ है। पेंगुइन्स याद रखना बच्चे, पेंगुइन्स हमें अंटार्कटिका में मिलता है, याद रखना। हम एक पॉइंट अपनी कॉपी पे लिख लो कि पेंगुइन्स जो है वो हमें मिलते हैं अंटार्कटिका में, पेंगुइन्स हमें आर्कटिक रीजन में नहीं मिलते, याद रखना बच्चे। पेंगुइन्स हमें मिलते हैं पोलर रीजन, बट इन अंटार्कटिका, साउथ सदर्न रीजन में मिलते हैं। ये कॉपी पे लिख लो। अब नॉर्थ यहां पे क्या मिलते हैं मैं बात करूंगा, इसी के ऊपर ही बात होगी हमारी, डोंट वरी। तो मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ मूव किए, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज किया, रेनफॉल भी क्या करता है हमारा, कम होता है यहां पे। तो यहां का वेजिटेशन और यहां का वेजिटेशन और यहां का जो वेजिटेशन है फ्रिजिड जोन में, जमीन आसमान का फर्क होगा यहां, समझ आ रहा है। और यही एक कारण है डेजर्ट इकोसिस्टम और जो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम जो है ना, उन सब में वेरिएशन क्यों है, क्योंकि वेरिएशन है इन दो वेरिएबल्स में, टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ ही जुड़ा हुआ क्या, रेनफॉल, और रेनफॉल के साथ ही जुड़ी हुई है क्या जी, सॉइल। सॉइल हमेशा डिपेंड करती है कहां पे, रेनफॉल। आप मुझे एक बात बताओ, आप बोलोगे सर थोड़ा सॉइल, इस पॉइंट को क्लियर करो। जैसे हमारे पास आ गया डेजर्ट आ गया जी, है ना, तो डेजर्ट की सॉइल कैसे होती है जी, सैंडी सॉइल होती है,
अब वहां की सैंडी सॉइल क्यों होगी? क्योंकि वहां पे रेनफॉल ही नहीं होगा, या रेनफॉल बड़ा कम है। समझ आ गया? तो इस कारण सॉइल होगा तो सॉइल की क्वालिटी के बेसिस पे वेजिटेशन होती है वहां पे। तो ये सारे के सारे जो पैरामीटर जो है ना, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर जो डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, तो जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के जो इकोसिस्टम है, इसको डिसाइड करने वाले फैक्टर कौन से हैं? एक तो है हमारे पास टेम्परेचर, और दूसरा आ गया हमारे पास प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल बोलेंगे जिसको। बताओ, ये पॉइंट समझ आया? शाबाश। कौन बताएगा? महक शर्मा, आप ही बताओ, सबसे ऊपर आप ही दिख रहे हो, आप ही बताओ। शाबाश। जो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम हमें देखने को मिलते हैं जमीन पे, उसके पीछे का कारण क्या हो गया? शाबाश, आप बता दो जी। सुकृति शर्मा, आप ही बता दो। टेम्परेचर और रेनफॉल। तो एक बात बताओ, तो एल्टीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है ना? अच्छा, एल्टीट्यूड लैटिट्यूड की बात करते हैं हम, लैटिट्यूड के ऊपर बात। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ। अब आप मुझे बताओ, एक आ गया प्लेन एरिया, समझना बच्चे ध्यान को। एक आ गया हमारे पास प्लेन एरिया, और एक आ गया हमारे पास पहाड़ी इलाका। जैसे मान लो ये बनी की पहाड़ियां आ गई जी, है ना, माउंटेन्स आ गए। हिमालय के ऊपर ऊपर चले जाओ जी, कश्मीर के ऊपर, कश्मीर हिमालय की बात कर बताओ। तो आप लोग मुझे बताओ, जैसे जैसे हम लोग एल्टीट्यूड गेन करते हैं जी, हाइट गेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल, तो वेजिटेशन में डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोला? यस, है ना। गर्मियों में टेम्परेचर पहाड़ों में क्या होता है? ठंडा होता है जी। अब पहाड़ों में टेम्परेचर क्यों ठंडा होता है बच्चे जी? इससे अगेन ज्योग्राफिकल कंसेप्ट। कभी ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर पढ़ने का मौका मेरे से मिला, या कहीं और प्लेटफॉर्म से आप पढ़ते, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। वो चीजें हम इन्वायरमेंट वाले सब्जेक्ट में नहीं पढ़ते। तो बेसिक चीजों में आपको बताने वाला हूं। बात क्या बताने वाला हूं कि जैसे जैसे हम लोग हाई एल्टीट्यूड गेन करते हैं जी, पहाड़ी इलाके में जाते हैं, जितना हाइट हम लोग गेन करता जाएंगे, उतना टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अब टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है क्या बोला? हमारा रेनफॉल। समझ आ गया? और रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंड करती है क्या बोला? हमारी सॉइल। समझ आ गई? और कैसी सॉइल है उसके हिसाब से वहां पे क्या होती है? वेजिटेशन होती है। समझ आ गया? वहां पे कौन सा प्लांट होगा, कौन सा एनिमल्स होगा, वो उसी, क्योंकि क्या होता है जी, प्लांट्स और एनिमल्स को उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में अडेप्ट करना होता है। जैसे सिंपल सी बात करें, जैसे डेजर्ट आ गया हमारे पास, तो डेजर्ट में टेम्परेचर अलग है, रेनफॉल वहां पे अलग है, उसकी सॉइल क्वालिटी क्या है वहां पे अलग है, वहां की वेजिटेशन क्या है अलग है, और उसी के वेजिटेशन के हिसाब से वहां पे एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास आ गया कैमल। कैमल हमारा कहां पे पाया जाता है? डेजर्ट वाले इलाके में। क्योंकि उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है जो उस इन्वायरमेंट में। जैसे आपको पता होगा कि कैमल, पता है कि डेजर्ट में पानी बड़ा कम मिलता है जी, तो भगवान ने या उसके अडॉप्टेशन में ही उसने, उसकी बॉडी के अंदर एक हम्प होता है, यहां वो एक बार पानी पी लेता तो 1 हफ्ते तक का पानी वो अपनी बॉडी में क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। वहां पे जो आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी, जैसे ये आ गया कैक्टस आ गया, उसके पत्ते नहीं होते। अब इन्होंने अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया। तो वहां पे जो फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है अलग अलग इकोसिस्टम में, वो फ्लोरा एंड फोना ऐसा होता है कि उन्होंने अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया होता है। बात समझ आई? तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जी आपके इन्वायरमेंट वाले सब्जेक्ट में, कि कौन सा वेजिटेशन है, और वहां की इंपॉर्टेंट एक दो प्लांट स्पीसीज और एक दो एनिमल स्पीसीज, ये बच्चे आपको बातें याद रखनी है। ठीक है? अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, अब मैं आगे चल रहा हूं। अब आप बोलोगे सर इसका डिवीजन करके बताओ, इसका डिवीजन करके बताओ। अब फटाफट से ना, आप क्या करो, आप लोगों को मैंने बायोम पढ़ाया था जी, पढ़ाया था बायोम। बायोम में मैंने इकोसिस्टम की क्लासिफिकेशन कर रखी थी, बताओ। शाबाश, फटाफट से देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉपी पे लिख लेना कि जो कोई भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसके कौन कौन से वेरिएबल्स है, ये कॉपी पे लिख लेना आप लोग। इसके वेरिएबल्स के ऊपर जेकेएसएसपी आपके ऊपर एग्जाम पूछ सकता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के वेरिएबल्स को लेकर। समझ आ गया? अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है ना, ये मुख्यतः आपका 4 प्रकार का है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बेसिकली इट इज ऑफ 4 टाइप्स। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जहां पे टुंड्रा लिखवाया था, आपको टुंड्रा लिखवाया था, हाँ।
इसके बाद टुंड्रा के बाद मैं बात करूंगा फॉरेस्ट की। पहले ग्रासलैंड की बात, पहले फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट फिर हमारा दो प्रकार का आ जाएगा, एक आ जाएगा टेम्परेट और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रॉपिकल। टेम्परेट और दूसरा आ जाएगा ट्रॉपिकल। तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ग्रासलैंड, राइट। और फोर्थ क्या आ जाएगा हमारे पास, डेजर्ट। फोर्थ क्या आ जाएगा हमारे पास, डेजर्ट आ जाएगा। बड़ा सिंपल सी बातें हैं जी, यहां पे मुश्किल कुछ भी नहीं है। मुझे पता है टुंड्रा का आप फटाफट से बता दोगे टुंड्रा कहां पाया जाता है ना, ये भी आपको पता है। और वहां पे बच्चे मैंने आपको पढ़ाया था, बोरियल फॉरेस्ट में पढ़ाया था, वो भी चिंता नहीं करनी है, आप चुटकियों में समझा दूंगा जी आपको, चुटकियों में क्लास में बने रहो, यहीं पे बैठे बैठे याद करवा दूंगा जी आप। पहले ये चीजें समझो। एक आ गया हमारे पास क्या बोला, टुंड्रा, एक आ गया हमारे पास फॉरेस्ट, और तीसरा क्या आ गया हमारे पास, ग्रासलैंड, और फोर्थ टाइप क्या आ गया हमारे पास, डेजर्ट आ गया। फोर्थ क्या आ गया हमारे पास, डेजर्ट आ गया। पहले बताओ ये चीजें क्लियर है, शाबाश, ओके। अब आप लोग मुझे बताओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टुंड्रा, टुंड्रा को लेके बात करते हैं, टुंड्रा इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम, ठीक है। कहां पे पाया जाएगा पहले आप ये बताओ, शाबाश। इन चीजों को मेरी बात सुनो, जो बच्चे अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं ना, इन चीजों को ना आप इसको सुन लो अच्छे तरीके से, कॉपी पे लिख लो, ठीक है। और इसको इग्नोर नहीं करना, चाहे चाय पीते पीते या टीवी देखते देखते नहीं पढ़ना है जिसको। अभी आप पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस इस पे बना के रखना। जो बाकी जो सोर्स है ना आपको, जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट जो भी हैं, उनको फिलहाल थोड़े समय के लिए साइड रख लो। क्यों, इसको आप अगर अकेले पढ़ने बैठोगे ना तो बड़ा मुश्किल से समझ आता है, खास करके वो बच्चे जिनका इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट ही नहीं, ठीक है। इसलिए बोर्ड पे पूरी नजरें बनाए रखो जी, बोर्ड पे पूरी नजरें बनाए रखो। अब सबसे पहले हम लोग बात करने लगे हैं टुंड्रा इकोसिस्टम को लेकर। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, सुनना बच्चे ध्यान से। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बात आप लोग मुझे बताओ, जो हमारा सबसे पहले हमने टुंड्रा के बारे में अगर आपने बायोम्स में लिखा होगा तो मैंने इसको लिखा था पोलर रीजन में ना। ये टुंड्रा, टुंड्रा जो क्लाइमेट है ना, जो दोनों तरीकों से मिलता है जी, नॉर्थ पोल में भी मिलता है और साउथ पोल में भी मिलता है, ठीक है। और साउथ पोल में जो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक टुंड्रा, क्या बोलते हैं बच्चे, इसको अंटार्कटिक टुंड्रा बोलते हैं, राइट। और नॉर्थ पोल में इसको क्या बोलते हैं, सुनना बच्चे ध्यान से, पॉइंट है समझना बच्चे, बोर्ड पे नजरें बनाए रखो, मिस करोगे तो बुक खुद पढ़ने बैठोगे तो बड़ा मुश्किल से समझ आता है। नॉर्थ पोल का जो ठंडा इलाका है ना, वहां पे दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं जी, आर्कटिक टुंड्रा, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, आर्कटिक टुंड्रा बोलते हैं। और उसी पहाड़ी इलाके में, इसी पहाड़ी इलाके में, ये देखो बच्चे, अगर मैं ये ड्रा कर दिया, अर्थ दिख रहा है आपको, मैं दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है आपको। जे 66 के ऊपर चले जाओ जी, जहां पे अगर आप बिल्कुल जहां पे देखोगे ना, तो यहां पे पोलर आइस कैप्स देखने को मिलती है यहां पे। तो यहां पे घास वगैरह हमें कुछ जानवर देखने को मिलते हैं हमें जहां पे, लेकिन जहां पे कोई भी प्रकार की वेजिटेशन नहीं होगी जहां पे। इसी टुंड्रा वाले इलाके में थोड़ा और नीचे आ जाओ, यहां पे हमें घास वगैरह देखने को मिलती है। अब मुझे एक बात आपको बताओ, जहां कुछ नहीं होगा वहां पे क्या होगा, बैरन लैंड, बैरन लैंड पे क्या उग जाता है जी, बताओ क्या उगता है वहां पे, ये तो पक्का उग जाती है जी, लाइकन्स, ये तो पक्का मिलेंगे जी आपको, लाइकन्स एंड मॉसेस, छोटे छोटे घास फूस मिल जाएगी आपको, श्रब्स मिल जाएगी वहां पे, समझ आ गई, जानी आई, मॉसेस, सेज, श्रब्स। और चलो ये पहले बताओ, ये समझ आया आपको, आर्कटिक टुंड्रा। और दूसरा मैं क्या बात कर रहा हूं यहां पे, दूसरा इसको बोलते हैं अल्पाइन टुंड्रा। अब आप बोलोगे सर अल्पाइन टुंड्रा क्या हो गया, सिंपल सी बात है जी, अल्पाइन टुंड्रा,
अगर पोलर रीजन में अगर कहीं वेजिटेशन हमें देखने को मिलती, ठीक है, एक मिनट, हाँ ओके। अब क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास, क्या बोला, आर्कटिक टुंड्रा, और ये क्या आ गया हमारे पास, अल्पाइन टुंड्रा। अब देखो अल्पाइन टुंड्रा जो है ना, जहां की जो वेजिटेशन है दैट इज मोर डाइवर्स देन आर्कटिक टुंड्रा। यहां पे बड़ा कम रेयर हमें देखने को मिलता है। अल्पाइन टुंड्रा में क्या है, कॉमनली हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है। ये इन दोनों के बीच में क्या है, बेसिक डिफरेंस आ गया जी। आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा दोनों में फर्क क्या हो गया कि जहां पे जो हमें प्लांट स्पीशीज देखने को मिलते हैं दैट इज वेरी रेयर, बड़ा कम देखने को मिलता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो यहां पे एनिमल्स नहीं देखने को मिलते, एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे इस वाले इलाके में, अल्पाइन टुंड्रा वाले इलाके में। पहले बताओ ये बात समझ आई? ये हम्म अब देखना जी, एक बात और आपने ध्यान रखना है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। जहां पे खास करके जो घास है उसको बोलते हैं कॉटन ग्रास। कॉटन ग्रास इज वेरी कॉमन इन दिस रीजन, लिख लेना आप लोग, कॉटन ग्रास इज वेरी कॉमन इन दिस रीजन। और अल्पाइन टुंड्रा का जो खास बात है, यहां पे जो घास है ना इसको बोलते हैं ये वाला कैरीबाउ मास। ये अल्पाइन टुंड्रा की खास बात है। अब आप लोग मुझे बताओ, आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा में इन्वायरमेंट कहां पे हार्श होगा, है ना? आर्कटिक टुंड्रा में इंसान अगर यहां पे आपको इंसान नहीं देखने, इंसान हमें जहां पे देखने को मिलते हैं अल्पाइन टुंड्रा वाले इलाके, ऊपर तो इंसान कैसे रहेगा जी, जहां तो कंडीशन जो है ना दे आर वेरी इनहॉस्पिटेबल, ठीक है, आर्कटिक टुंड्रा वाले इलाके में वहां तो पॉसिबल ही नहीं है जी, वहां पे इंसान करे। ओके, अब मैं चलूं आगे। अब इसके साथ ही जो मैं लिख रहा हूं, कुछ बोल रहा है कोई? क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, इट्स टाइप ऑफ ग्रास। कैरिबियाओ जे जहां का एनिमल है जिसको लेकर अभी बात करने लगा हूं, जे एक वैरायटी है जी, वहां का वेजिटेशन की वैरायटी है। जैसे जहां पे कॉटन ग्रास है ना, वैसे ये है जी कार्बाई मास। अच्छा एक बात और, जहां पे इसके कंपैरिजन में जहां कंडीशन थोड़ी सी बेटर है, इसका थोड़ा जैसे फ्लावर टाइप होता है, उसका फोटो देख लेना क्लास खत्म होने के बाद। इसका फोटो, इसका थोड़ी सी ग्रोथ होगी, जैसे जहां पे जैसे समझ लो जैसे गुट्टे का फुल होता है ना, थोड़ी सी ग्रोथ होती है उसकी, फिर फ्लावर लगना शुरू हो जाते हैं। तो वो चीज हमें जहां देखने को मिलती है अल्पाइन टुंड्रा में, तो ये बिल्कुल जमीन के साथ ही, जैसे अपनी लोकल भाषा में बात खब्बल पता है ना आपको, और इस टाइप का ग्रास आपको देखने को मिलेगा जहां पे आर्कटिक टुंड्रा में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉटन ग्रास। तो दोनों में फर्क है, जिसके थोड़ी सी ग्रोथ होती है, इसकी थोड़ी ग्रोथ है, जमीन पे लेटा होता है ये कॉटन ग्रास। आई बात समझ? ये बात, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना कार्बाई मास, इसको लिख लेना, ये अल्पाइन टुंड्रा की पहचान है जी। अल्पाइन टुंड्रा इज फेमस फॉर दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन, कार्बाओ मास। अब कार्बाओ, कार्बाओ इज ए नेम ऑफ एनिमल, वो अभी थोड़ी देर के बाद लिखवाने वाला हूं, इसे दिमाग में फिट कर लेना बच्चे इसको। कॉटन ग्रास, आर्कटिक टुंड्रा, कार्बायो मास, अल्पाइन टुंड्रा। ठीक है, ओके। अब यहां पे हम एनिमल्स की बात करेंगे जी, एनिमल्स के हम लोग क्या करेंगे, बात करें। और अंटार्कटिक टुंड्रा में भी जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, क्या बोला, लाइकन्स, मोसेस, श्रब्स, ये चीजें भी हमको वहीं वहां पे भी देखने को मिलेंगी, अंटार्कटिका में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब कुछ बातें एनिमल्स लिखना जी। आर्कटिक रीजन में कौन से एनिमल्स देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक फॉक्स।
आर्कटिक बुल्फ, और सबसे बड़ी बात पोलर बियर। पोलर बियर कहां देखने को मिलते हैं? नॉर्थ पोल में। और पेंगुइन से कहां देखने को मिलते हैं? अंटार्कटिका में। ये बात इसको लेके आप दिमाग में फिट कर लेना। पोलर बियर हमें दिखता है ऊपर वाले इलाके में, आर्कटिक टुंड्रा वाले इलाके में, ये अल्पाइन टुंड्रा वाले इलाके में देखने को मिलते हैं ये पोलर बियर। ये आर्कटिक बुल्फ, लोमड़ी, वुल्फ होता है भेड़िया, फॉक्स होगी हमारी लोमड़ी। और एक बात अभी जो अभी लिखा है कैरिबाओ, रेनडियर। अब देखना बच्चे ध्यान से, ये भी एक हिरण है जी जहां का कैरिबाओ। इसका फोटो देखना क्लास खत्म होने के बाद नेट पे। इस तरह गले पे देखना, इसका बड़ी मोटी सी गर्दन होगी इसकी, नीचे बहुत ही ज्यादा यहां पे क्या होता है इसकी बॉडी में फैट्स होता है जी। कैरिबाओ, कैरिबाओ इस एक हिरण की प्रजाति है जो आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, टुंड्रा रीजन में पाई जाती है। कैरिबाओ, कैरिबाओ, समझ आई बात को? तो कैरिबाओ, ठीक है। और ये जो पोलर बियर, या आर्कटिक वुल्फ, या आर्कटिक फॉक्स, ये जितने भी एनिमल्स है ना, दे आर फर वेयरिंग एनिमल्स, दे आर फर वेयरिंग एनिमल्स। और यही एक कारण है ना, ये इनको हेल्प करते हैं उस हार्श क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए। उस हार्श क्लाइमेट में सरवाइव ये तभी कर पाते हैं ड्यू टू लार्ज स्केल फॉर इन देयर बॉडी। तो ठीक है ना, जे इनका अडेप्टेशन टेक्निक है यहां पे। तो पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, आर्कटिक बुल्फ, कैरिबाओ, रेनडियर, ठीक है। ये एक हिरन की तरह की एक प्रजाति है जो आर्कटिक रीजन में पाई जाती है। पहले बताओ, बातें क्लियर हुई? चलो आगे। और बताओ बताओ बताओ, बातें समझ आई? ओके जी, ओके ओके ओके। अच्छा, इसको साफ कर दूं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेकर बात करते हैं। इसको मैं साफ कर रहा हूं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेके मैं बात करता हूं जी। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेके ये समझना बच्चे बात को। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेके बात करते हैं, है ना। अब सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं ना फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, सबसे पहले बात करते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, आप बोलोगे सर ये क्या नई टर्म आ गई? मैं अभी समझाता हूं। आप जब मैं बायोम वाला डायग्राम बनाऊं, आपको मैंने लिखवाया था बोरियल फॉरेस्ट, उसका रीजन भी आपको बताया था किस किस इलाके में फॉल करता है। बताओ किस, बताओ बताओ किस, क्या बताया था आपको? 50 से 60 डिग्री, 50 से 60 डिग्री है। बाकी बच्चे भी बोलो भाई। अंजलि शर्मा, अंजलि जो भी है, शर्मानी जो भी है, जो भी 50 से 60 ही है ना? बोलो बोलो फटाफट से बोलो, सारे बच्चे बोलो, एक साथ बोलो। 50 डिग्री से 60 डिग्री लैटिट्यूड में जो हमें फॉरेस्ट मिलते हैं उसको बोलते हैं बोरियल फॉरेस्ट। और एक बड़ी मजेदार बोल रहा हूं, इसी को एक और नाम है जी, टेगा फॉरेस्ट। सब एक ही नाम है जी। कॉनिफेरस फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं जी? टेगा फॉरेस्ट। इसी को क्या बोलते हैं जी हम लोग? बोरियल फॉरेस्ट। ये सारी एक ही चीजें हैं, ये सारी एक ही चीजें हैं। बताते चलो, साथ साथ में बताते चलो, रिस्पॉन्ड करते चलो जी। वंदना दोत्रा, कृतिका, शीतल शर्मा, रोहित शर्मा, बच्चे साथ साथ बताते चलो, साथ साथ। ओके, ये चीजें क्लियर हुई। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, टेगा फॉरेस्ट, एक ही नाम है जी, एक ही नाम है टेगा फॉरेस्ट, राइट। अच्छा, अब एक बात हो, फिर बोलोगे सर जहां की क्या खास पहचान है? हमारे जहां पे सबसे खास बात बता रहा हूं जी, कॉनिफेरस फॉरेस्ट को लेके सबसे पहली बात बता रहा हूं कि बिल्कुल देखो 50 से 60 डिग्री जा रहा हूं ऊपर। एक चीज तो क्लियर है जी, जहां पे क्या क्लियर है कि ये ठंडा इलाका है जी। एग्री? ठंडा इलाका है, और ठंडा इलाका है 50 से 60 डिग्री। यहां पे क्या रहता है, जहां पे
लॉन्ग विंटर्स रहती हैं और समर क्या रहती है, शॉर्ट समर। समर सिर्फ कुछ ही समय के लिए होती हैं, ज्यादा क्या रहती है यहां पे, विंटर्स ही रहती है। समझ आई बच्चे? चलो आगे, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अच्छा एक बात और, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट, टेगा फॉरेस्ट, राइट। 50 से 60 डिग्री अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा ना, देखोगे वहां पे आपको ओशियन ही देखने को मिलते हैं जहां पे, तो वहां पे साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में कॉनिफेरस फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलते। ये कहां देखने को मिलते हैं, ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सारी बातें रखना जी, ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहीं पे हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बात समझ आ गई? बात तो समझ आ गई ना? अच्छा, ये भी आपको समझ आ गया है ना। अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, जहां पे प्लांट्स के ना बड़े बड़े पत्ते नहीं होते, जहां पे नीडल शेप होती है, द शेप ऑफ, मतलब प्लांट्स हैव नीडल शेप लीव्स, प्लांट्स हैव नीडल शेप लीव्स, ऐसे पत्ते होते हैं इंस्टेड ऑफ ब्रॉड लीव्स, इंस्टेड ऑफ ब्रॉड लीव्स, बड़े बड़े पत्तों के बजाय जहां पे छोटे छोटे क्या होते हैं, जिसके नीडल शेप ऐसे होता है। जैसे ये प्लांट आ गया ना, इस ऐसे होती है, जैसे इस तरीके से होता है। चीड़ का पेड़, मैं वो उसके एग्जांपल बताने वाला था अभी। इस तरीके का वेजिटेशन होता है। इसका एक तो फायदा ये होता है इसको, कि जैसे जहां स्नोफॉल होता है ना, तो जैसे पत्तों पे जहां पे बर्फ गिरेगी तो वो क्या होगा, स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट ने अपने आप को इस हिसाब से अडेप्ट किया जी। मैंने बताया लंबी विंटर ठंड रहती है, वहां पे बर्फ जमती है, ठीक है। तो हाँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, अम्ब्रेला टाइप वेजिटेशन होगी वहां पे। ये जो हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से होगा, अम्ब्रेला टाइप होगा जहां ऐसे करके। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ऐसा इसलिए है। अच्छा एक बात और बताओ, ऐसा अगर नीडल शेप होगा तो इसको क्या फायदा होगा, बताओ शाबाश। अगर पता है ना, अगर बड़े पत्ते होंगे तो क्या होगा जी, बड़े पत्ते होंगे तो इसको बोलते हैं ट्रांस इवेपोरेशन। तो अगर नीडल शेप होगा, पत्ता ही छोटा होगा, तो क्या होगा भाई, इवेपोरेशन कम होगी, वाटर लॉस नहीं होगा। दैट इज इनकी जो अडेप्टेशन टेक्निक है जी, दिस इज अडेप्टेशन टेक्निक, ठीक है। एक बात और आपने याद रखना है कि दे नेवर शेड देयर लीव्स, दे नेवर शेड देयर लीव्स। ये बातें कुछ इनकी ना लिख लेना आप लोग, दे नेवर शेड देयर लीव्स, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को लेकर बात करते हैं। एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी वेजिटेशन को लेके, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। दो तीन बातें बार बार बोल बोल के याद हो जाते हैं। पाइन, सप्रूस, ठीक है, पाइन, सप्रूस और फर्स, ये जहां के प्लांट स्पीसीज पाए जाते हैं। कॉपी पे लिख लेना आप लोग। पाइन जिसका अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे, चीर, फिर आगे सप्रूस, फर्स, ये सारे की सारे क्या यहाँ पे प्लांट स्पीसीज पाई जाती है, यहाँ पे प्रोमिनेंटली प्लांट स्पीसीज पाई जाती है यहाँ। समझ आ रहा है आपको? ओके, एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो एक बात याद रखना आप लोग कि फेमसली साइबेरियन टाइगर, साइबेरियन टाइगर ये कॉमनली एनिमल्स है जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। कुछ और भी हैं, कुछ पक्षी भी पाए जाते हैं यहाँ पे, लेकिन ये याद रखना आप लोग, साइबेरियन टाइगर इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन टेगा फॉरेस्ट, इन टेगा फॉरेस्ट। पहले बताओ समझ आया आपको?
ओके, बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट को लेके। बात करते हैं हम लोग कहां पे, टेम्परेट फॉरेस्ट को लेके। ठीक है, सिंपल सी बातें करेंगे, ज्यादा बातें हम लोग करेंगे नहीं। टेम्परेट फॉरेस्ट फिर आपका कितने प्रकार का, पढ़ो आप लोग, वहां पे क्या पढ़ाया था आपको, यहां पे देखना बच्चे। एक आ गया हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। रीजन तो आपको पता चल गया किस इलाके में फॉल करता है टेम्परेट फॉरेस्ट, है ना। वो अब बायोम के डायग्राम देखो, वहां पे आपको समझ आएगा। एक कैटेगरी है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, एक और कैटेगरी है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, और एक और कैटेगरी है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। आप बोलोगे सर तीनों में फर्क क्या है, ये तो समझ आता है सर, डेसिडुअस का तो समझ आता है। डेसिडुअस में क्या होता है कि जब ऑटम सीजन आता है, प्लांट्स जो है ना, दे शेड देयर लीव्स, दे शेड देयर लीव्स। कारण क्या होता है कि जैसे ऑटम सीजन के बाद कौन सा सीजन शुरू होता है, विंटर सीजन। यहां पे ऑटम सीजन में रेनफॉल होता है कम, तो प्लांट की जो एक एडेप्टेशन टेक्निक है कि जो अपने पत्ते गिरा देता है, और पत्ते गिराने से क्या होगा जी, पत्तों के द्वारा ट्रांसपिरेशन होती है, तो वो उसके रुक जाएगी, तो प्लांट अपना वो वाला समय जो है ना बड़ी आसानी से बिता लेता है। तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको समझ आ गया कि यहां पे रेनफॉल क्या होता है, रेनफॉल तो होता है, लेकिन इसमें बीच में एक ड्राई सीजन भी आता है। बीच में क्या आता है, ड्राई सीजन भी आता है। पहले बताओ ये बातें क्लियर है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट कि इसके बीच में ड्राई सीजन भी आता है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इन दोनों में क्या फर्क है जी, इन दोनों में फर्क ये है कि यहां पे रेनफॉल तो होता है थ्रू आउट द ईयर, रेनफॉल तो होता है थ्रू आउट द ईयर दोनों में, लेकिन फर्क इतना है कि जहां पे थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होती है, स्कैंटी बोलते हैं। स्कैंटी का मतलब क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होती रहती है थ्रू आउट द ईयर, और जहां पे क्या होती है, हैवी रेनफॉल। ये फर्क है ये दोनों में, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होता है, जहां थ्रू आउट द ईयर होता है ये रेनफॉल, जहां पे टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, इसके कंपैरिजन में रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, लेकिन क्या होती है स्कैंटी, थोड़ी थोड़ी रेनफॉल होती है। तो इसके कंपैरिजन में जहां पे क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, रेनफॉल होती है। तो जहां पे पानी ज्यादा है, राइट, है ना, रेन फॉरेस्ट, तो यहाँ का जो वेजिटेशन इसके कंपैरिजन में है ना ज्यादा डेंस होगा, इसका इसके कंपैरिजन में क्या होगा, डेंस होगा। बात समझ आई, पहले बताओ समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब में फर्क क्या है जी, इन सब में फर्क है हाइट ऑफ द ट्री। बताओ सबसे ज्यादा हाइट कहां पे देखने को मिलेगी, ये बात है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के जो प्लांट स्पीसीज होती है उनकी जो हाइट इससे ज्यादा, इसकी हाइट किससे होती है, इसकी इससे ज्यादा होती है। पहले बताओ समझ आया आपको। ओके, ओके 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 ओके, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा, जो टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, ये कहां पे पाया जाता है, यहां पे ऐसा क्लाइमेट होता है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कहां पे होता है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहां पे देखने को मिलता है, जो कंट्री जो कंट्री मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर टच करती है, वहां का जो क्लाइमेट है ना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। समझ आया बच्चे। और मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की क्या खास बात होती है, जहां पे हैवी रेनफॉल कब होती है, विंटर्स में। समझ आ गया। समर जो होता है इसमें ड्राई रहता है, जहां पर समर में रेनफॉल कम कम होती है, यहां विंटर में रेनफॉल बड़ी ज्यादा होती है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। और याद रखना बच्चे, दिस मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट। एग्री, मेरी बात समझ आई आपको।
ओके, और इस में ज्यादातर जो खास बात है ना जो इसमें, ये जो डेसिडियस फॉरेस्ट है इसकी खास बात है, जहां पे ये प्लांट स्पीसीज है जी, ओक, मैपल, ये क्या आ गया हमारी चेरी, ये जहां की पैदावार है जी, जहां पे, समझ आया? और यहां की जो खास बात है वो खास बात क्या है, जहां पे पाइन, ओक, मैपल्स, और एक और बात ये जुकलेप्टस, ये जहां पे हमें देखने को मिलता है। अब ओके, अब बात करते हैं टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं जी। काफी कुछ आइडिया तो आपको हो ही गया होगा ना इसको लेके, ठीक है। ज्यादातर ऐसा हमें कहां को देखने को मिलता है, कोस्टल एंड माउंटेनियस एरिया में, कोस्टल एंड माउंटेनियस एरिया में टेम्परेट रेन फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। और एक बात और आपने याद रखना है, नॉट एज डाइवर्स एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, नॉट एज डाइवर्स एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बात समझ आई? और ज्यादातर ये जो कोस्टल एरिया है ना, यूनाइटेड किंगडम, यूके, नॉर्थ यूनाइटेड किंगडम, चिली, जापान, इसके कोस्टल एरिया जो है ना, वहां की जो वेजिटेशन क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। अच्छा, एक बात और आपने जो मेन जो बातें आपने याद रखनी, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पे पाया जाता है, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड दिस इज फेमस फॉर सिट्रस फ्रूट, एक बात ये। और टेम्परेट डेसोडियस, टेम्परेट एवरग्रीन और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, तीनों में फर्क क्या है, डेसोडियस से आप लोग पहचान लोगे, ठीक है। और दूसरी बात, एक तो रेनफॉल आ गया, दूसरा आ गया हाइट ऑफ द ट्री, यहां पे आपको फर्क देखने को मिलता है। बाकी बाकी कौन सी वेजिटेशन है, आज चेरी का देख लेना आप लोग, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टेम्परेट फॉरेस्ट को लेके, वो मैंने आपको लिखवा दिया। अब तीसरा कौन सा फॉरेस्ट आ गया हमारे पास, बताओ? तीसरा फॉरेस्ट कौन सा आ गया, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल इक्वेटर के ऊपर जितने भी फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमें कहां को देखने को मिलते हैं, लिख लेना आप लोग, ऑन इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। मेरी बात समझ आई? अब यहां पे मुझे बताओ, अगर इक्वेटर के ऊपर फॉल करते हैं तो जहां पे टेम्परेचर क्या होगा, माइक ऑन कर दे, मुझे बताते चलो टेम्परेचर। ओके, पहला पॉइंट, रेनफॉल जहां पे क्या होगी, टेम्परेचर भी ज्यादा, रेनफॉल भी ज्यादा, जहां पे होगी, तो जहां पे वेजिटेशन ज्यादा होगी या कम होगी, जहां पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है जी, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज में बड़ी ज्यादा डाइवर्सिटी जहां पे पाई जाती है। समझ आ गया? अब यहां का जो प्लांट होगा उसका हाइट भी बड़ा ज्यादा होता है, राइट? आ रहा है समझ? ओके, इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही सफिशिएंट है। अब हम लोग बात करते हैं ग्रासलैंड्स को लेकर, अब हम लोग बात करेंगे ग्रासलैंड्स को लेकर। अब ग्रासलैंड आपको पता ही है जी, एक इकोटोन एरिया होता है किसके बीच में, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में। बात समझ आई? तो जहां पे आप लोग लिख लेना, ज्यादातर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो रेनफॉल होता है ना,
वो 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होता है। 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होता है रेनफॉल। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ओके। और एक बात और क्या बोला कि जहां पे जो ट्री डेंसिटी होते हैं वो इंटरमीडिएट है जी। ये डेजर्ट की तरह भी नहीं होगा और किसकी तरह, फॉरेस्ट की तरह भी नहीं होगा जी। इनके बीच में इनकी ट्री डेंसिटी जो है वो क्या करती है, लाई करती है। इस बात से भी सहमत हो? ओके। अब मैंने आपसे एक बात और करनी है। अब ग्रासलैंड को लेके जो जो ग्रासलैंड मैंने आपको लिखवाए हुए हैं जी, लिखवाए हुए ना आपको। प्रेरीज कहां पे देखने को मिलती हैं जी, बताओ? प्रेरीज इज अ टाइप ऑफ ग्रासलैंड, कहां देखने को मिलती है? प्रेरीज मैंने ग्रासलैंड है, मैंने कंट्री का नाम भी लिखाया था जी आपको। नॉर्थ अमेरिका, यस। नॉर्थ अमेरिका के ग्रासलैंड को क्या बोला जाता है? प्रेरीज बोला जाता है। स्टेप्पीज कहां बोला जाता है? एशिया में। स्टेप्पीज आगे एशिया, ईरान का जो ऊपर वाला इलाका, वहां पे ग्रासलैंड काफी अच्छा देखने को मिलता है, स्टेप्पीज बोलते हैं जी। अच्छा, स्टेप्पीज प्रेरीज हो गया, और क्या था? सवाना। सवाना आ गया अफ्रीका में। ओके। पंपास कहां बोला जाता है? पंपास साउथ अमेरिका में, बताया था आपको, अर्जेंटीनिया। ओके, एक मिनट दिखाना मेरे को। पंपास था, कंपोस्ट था वो? पंप क- एक मिनट चेक करना है, चेक करना है क्या लिखवाया था मैंने। नहीं लिखवाया था, उनको भी लिखवाया था। और यार किसी और ने लिखा, वही बोल दो। पंपास कहाँ लिखाया था? साउथ अमेरिका में। ये लिखाओ बच्चे, पंपास और कंपोस्ट मैंने दोनों लिखाए थे साउथ अमेरिका में। पंपास मेजरली पाया जाता है अर्जेंटीनिया में। यस, हाँ यस जी, चेक करना है, इसको ठीक कर लो जी। ये वेल्ट कहाँ, ये कहाँ पाया जाता है जी? लिखवाया था बच्चे, साउथ अफ्रीका। ये सारे के सारे क्या बच्चे ग्रासलैंड के नेम है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछते हैं इसके ऊपर। देखिए पर्टिकुलर टाइप का ग्रासलैंड है, ये कहाँ कौन से कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, खास करके पंपास अर्जेंटीनिया में पूछ लेते हैं जी। ठीक है। प्रेरीज में आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मेजरली यूएसए में, ठीक है, कुछ हिस्सा कनाडा का, वहां पे ये प्रेरीज ग्रासलैंड है से सारे एक ही हैं जी। स्टेपी, सवाना, पंपास, बेल्ट, कंपोस्ट, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। अच्छा, कोई और भी रहता है इसमें, देखना। इतना यही बताया ना मैंने आपको, ग्रासलैंड्स लिख लें। हाँ बहुत ही बढ़िया, ग्रासलैंड्स। ओके, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें ना, तो जम्मू कश्मीर का ज्योग्राफी भी है आपके सिलेबस में। तो ये जो हमारा ये गुलमर्ग, टंगमर्ग, सोनमर्ग, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। मर्ग मर्ग जितने भी है ना, हाँ ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रासलैंड है जी। तो ग्रासलैंड बढ़िया होते हैं जी। ग्रासलैंड का क्या होता है कि जहाँ का जो प्लांट स्पीसीज जो भी उगती है, जहाँ पे घास वगैरह जो भी होती है, बड़ी न्यूट्रिशियस होती है जी। यहाँ की ग्रासलैंड की जो घास होती है ना, बड़ी न्यूट्रिशियस होती है। ठीक है। तो तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो यहाँ पे ग्रासलैंड, जहाँ की जो गाय, जो वहाँ की जो नेटिव गाय होगी ना, वो बड़ा अच्छा दूध देती है, उसका क्वालिटी मतलब क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी वाली गाय गाय वगैरह जो जो भी वहाँ पे मैमल्स होते हैं ना, जैसे गाय भैंस जो भी वहाँ पे है, उसका क्वांटिटी बड़ा ज्यादा रहा है, अच्छी नस्ल की गाय होती है वहाँ पे। कारण क्या है, वहाँ का खाना बड़ा अच्छा है ग्रासलैंड का। राइट, मेरी बात समझ आ रही है आपको? उसके बाद हम बात करेंगे, लास्ट जो है वो हमारे पास आ गया डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम बड़ा कुछ बता सकते हो आप लोग डेजर्ट इकोसिस्टम को लेकर? डेजर्ट इकोसिस्टम, सबसे पहली बात की, जो जितने भी कॉन्टिनेंट होंगे ना इकोसिस्टम, ये ज्यादातर हमें वेस्टर्न साइड पे ही देखने को मिलते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम। राइट। और डेजर्ट इकोसिस्टम की खास बात क्या है कि जहां पे
रेनफॉल जो है 25 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, कम होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेजर्ट। समझ आ गया? जहां की सॉइल क्या होती है, बड़ी सैंडी सॉइल होती है जी। ओके ओके ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जहां की प्लांट स्पीसीज कैसे होंगी, बताओ। जहां पे बड़े बड़े पेड़ होंगे या छोटे छोटे होंगे, घास फूस ही होगी जहां पे? हाँ, श्रब्स बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? दे आर मोस्टली श्रब्स। और इन प्लांट्स में पत्ते तो होंगे नहीं, जहां होंगे भी तो उसका साइज बड़ा छोटा होगा, ताकि ट्रांसपिरेशन। अपने कॉपी पे लिखते चलो, मैं बोल रहा हूं जी, आप लोग, मुझे पता है, मैं इसलिए मान के चल रहा हूं कि आपको पता है जैसे। और यहां के जो प्लांट स्पीसीज जितने भी होंगे ना, जहां पे जो वाटर स्टोरिंग होगी जहां पे, और उनकी जो जड़ें होंगी ना, काफी गहराई तक गई होंगी, लंबी लंबी जड़ें होते हैं जिसकी, है ना, जो उसका रूट सिस्टम होता है ना, जहां के जो प्लांट्स होते हैं, दे आर वेल डेवलप्ड एंड दे स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। एग्री? ऐसा ही हो। और यहां की वेजिटेशन को क्या बोला जाता है? जीरोफाइटिक वेजिटेशन। जीरोफाइटिक वेजिटेशन आपको बता दिया मैंने। अच्छा, अगर जहां की हम बात करें, फोना को लेके बात करें, जो फ्लोरा हो गया, फोना के लेके, जहां पे कैसे जानवर होंगे बताओ सब? जिसकी लंबी लंबी टांगे होती होंगी, और ज्यादातर ये प्लांट जो होते हैं ना, एनिमल्स जो होते हैं, जे दे आर नॉक्चरल। इसका मतलब बताओ जी, नॉक्चरल, इसका क्या मतलब होता है? कि नाइट को एक्टिव होते हैं जी, रात को एक्टिव हो जाते हैं। दिन को सोए रहते हैं कहीं, रात को एक्टिव हो जाते हैं। वो कारण क्या है जी? इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया ना, दिन को गर्मी से बचने के लिए एक जगह छुप के रहते हैं, और रात को जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, फिर ये बाहर निकलते हैं। और दे रन वेरी फास्टर, ये खास पहचान है जी, जहां के जो एनिमल्स हैं बड़ा तेज भागते हैं, दे रन फास्टर। लॉन्ग लेग्स, लंबी लंबी टांगे होती हैं जिनकी, लॉन्ग लेग्स, है ना, गर्मी से जमीन गर्म, क्या बोलते हैं जी, क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब जमीन की तपश से बचने के लिए थोड़ा सा इनकी टांगे क्या होती है, बड़ी होती है। और यहां की खास बात क्या होती है कि जहां पे अगर लीजर भी मिलती है ना हमें, वो कुछ उसने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट किया कि कई दिन बिना पानी पिए वो रह सकती है ना। और आपको पता होना चाहिए, कैमल को क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है ना। इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर सेवरल डेज। मेरी बात समझ आई? तो जो जो हम प्लांट्स और एनिमल्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो बेसिकली वो उन्होंने अपने आप को डेजर्ट इकोसिस्टम के हिसाब से क्या कर रखा है? अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है। अब आप लोगों से मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप इसके बारे में पढ़ना है जी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक जे डेजर्ट इकोसिस्टम की खास पहचान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी वर्ड। इसको लेके इसके बारे में पढ़ना, इसका फोटो देखना जी। एक बच्चे और बात याद रखना, एक इंडिया की एक सेंचुरी है, वाइल्ड एज सेंचुरी। वाइल्ड एज सेंचुरी ये कहां मिलती है जी हमें? राजस्थान में तो है, डेजर्ट एरिया की खास पहचान। ठीक है। तो ये था आज का डेजर्ट इकोसिस्टम को लेके, ये था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को लेके जो मैंने आज पढ़ाना था आपको। कल हम बात करेंगे इक्वेटिक सिस्टम को लेके। ठीक है। उसके बाद जो टॉपिक आने वाले होंगे ना, वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया की बात कर रहा हूं, तो एक लेक्चर उसके ऊपर लूंगा, फिर मैं फटाफट से हमारा क्लाइमेट के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया होगा। किसी बच्चों को अगर समझ नहीं आता तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और साथ में अपने इस सेशन को जरूर अपने दोस्तों के साथ जो एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करना। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।